Hello friends, welcome to JK Exam Cracker and today with my new video that is, as you can see on your screens, MCQs on communicable and non-communicable disease. एक वीडियो में मैंने आपको ये काफ़ी हद तक कवर करने का कोशिश किया था। काफ़ी कमेंट्स में मुझे बच्चों ने पूछा था कि इज़ इट इनफ जितना मैंने वीडियो में बताया। तो नो डाउट स्टडीज़ कभी भी इनफ नहीं होती, ये तो अंडरस्टूड सभी को होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे उतना कम होता है, बट आई हैव ट्राइड इन माई वीडियो कि मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बनाऊँ। अदरवाइज़ उसी वीडियो को बहुत डिटेल भी बनाया जा सकता था। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, 10 वीडियोस भी बनाई जा सकती थी इसी एक टॉपिक पे। कैसे? हर एक डिज़ीज़ को अगर मैं उठाता, उसका सिम्टम, उसका कॉज, उसकी ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें डालता तो नो डाउट वो बहुत लंबा टॉपिक होता। बट मैंने कोशिश किया था बिकॉज आई हैव gone through some of the previous year questions, तो उसके हिसाब से मुझे जो लगा कि जो चीज़ें पूछी जा रही हैं क्वेश्चंस में, मैंने उसके हिसाब से वो वीडियो को बनाया था। तो चलिए, आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी, एंड जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ वो पहले देखें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर MCQs। आई होप आप प्रिपेयर्ड होंगे और मेरे साथ साथ आंसर करेंगे, एंड जो लाइव जो देख रहे होंगे तो लाइव आंसर करेंगे। अदरवाइज़ बाकी के लोग अपना एंड में आंसर जो है वो कैलकुलेट करके, स्कोर कैलकुलेट करके ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिखें। ज़रूर लिखना, सो डैट आई गेट टू नो कि ये वीडियो कितने लोग अटेंटिवली देख रहे हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेजेंट थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ। इनमें से कौन सा जो है ग्लोबल हेल्थ के लिए एक थ्रेट नहीं है? कौन सी चीज़ ग्लोबल हेल्थ के लिए थ्रेट नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इजी रखा गया। न्यूली इमर्जिंग इन्फेक्शंस, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज ऑफ इन्फेक्शन, री इमर्जिंग इन्फेक्शंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सोच लीजिए इसका आंसर। होप सोच लिया होगा आपने, तो मैं इसका आंसर सीधा टिक कर रहा हूं। इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, इसका आंसर है आपका बी। तो क्यों है इसका आंसर बी? बिकॉज देखिए, बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा इज नॉट प्रेजेंट थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ। मतलब पूरे वर्ल्ड की लोग जो है, पॉपुलेशन है, उनकी हेल्थ पे इनमें से कौन सी चीज़ एक थ्रेट नहीं है, खतरा नहीं है? न्यूली इमर्जिंग इन्फेक्शन। अभी कोई नई इन्फेक्शन आ जाए, कोरोना आ गया है, वो खतरा है ना? तो ये तो हो नहीं सकता, नहीं पूछा ना उन्होंने। री इमर्जिंग इन्फेक्शन, दोबारा से जैसे कोई मान लो सालों पहले कोई बीमारी थी, स्पेनिश फ्लू था या कुछ भी था, वो दोबारा आ जाए, खुदा ना करे ऐसा हो, खतरा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये बड़ा आजकल ना जो लोग UPSC के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो खासकर ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक है इस समय बना हुआ साइंसेस में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। वाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? मतलब होता क्या है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो लोग एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर। कैसे? देखो, मतलब आप इसलिए बोलते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खासकर इंडिया में लोगों में बहुत देखा गया है, दे डोंट टेक अप द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपरली। वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। क्या होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको एक कोर्स लिखते हैं कि फलानी दवाई 3 दिन खाओ या 5 दिन खाओ या 7 दिन खाओ या 11 दिन खाओ, ऐसा लाइक। तो वो क्या करते हैं कि जैसे 3 दिन बोली है तो 3 दिन नहीं खाएंगे, एक दिन खाई तो शायद उनको अगले दिन आराम आ जाता है। नो डाउट मेडिसिन ले रहे हो तो आराम तो आएगा, बट वो एक कोर्स होता है जो आपको 3 दिन तक करना है। बिकॉज एक वो रिसर्चेज हुई हैं, साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं कि इतनी 3 दिन तक वो दवाई इसलिए बोली जाती है ताकि इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाए। आपको आराम आ रहा है, डजंट मीन कि इन्फेक्शन आपके अंदर खत्म हो गई। तो लोग क्या करते हैं, बस एक दिन खाई तो अगले 2 दिन स्किप कर देगी, हम ठीक हो गया, दवाई क्या खानी। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जब आपने एक बार दवाई खाई, आपके अंदर जो भी इन्फेक्शन कर रहा है बैक्टीरिया, वो मर जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ सारे बैक्टीरिया में नहीं मरते। एक ही बार आपने दवाई खाई, 3 दिन तो खाई नहीं, तो कुछ बैक्टीरिया जो रह जाते हैं ना, उनके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे पिछले साथी जो मर गए दवाई खाने से, वो कैसे मरे, तो वो अपने अंदर एक सिस्टम बना लेते हैं कि अगली बार ये इंसान दवाई खाएगा ना, हम नहीं मरेंगे इस दवाई से। एक मेमोरी सी बना लेता है। उसी को एंटी माइक्रोबियल, लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? देखो जी, अब आपने प्रॉपरली कोर्स नहीं किया, अब आपकी बॉडी में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेंजरस हो गए, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको डिजीज करेंगे तो उनके ऊपर वो दवाई काम नहीं करेगी जो आपने पहले ली थी।
तो नई दवाई बनानी पड़ेगी, तो नई दवाई ऐसे थोड़ी बन जाती है, तो लाइक इट्स डेंजरस थिंग। सो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेन 2 जो म्यूटेंट स्ट्रेन आप देख रहे हो, तो वो यही चीज़ होती है। तो हाँ, इसका आंसर सिंपली क्या है हमारा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज ऑफ इन्फेक्शन। बिकॉज अगर हमें इन्फेक्शन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो हमारे लिए थ्रेट थोड़ी है, वो तो हमारे लिए फ़ायदा है ना। तो हमें ये पूछ रहा है कि इनमें से थ्रेट कौन सा नहीं है, तो यही हमारे लिए थ्रेट नहीं है। अगर हमें डिजीज़ के बारे में पता होगा तो हमारे लिए नुकसान नहीं, हमारे लिए फ़ायदा है। लेट्स प्रोसीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मिलिटस। मैंने आपको अपनी वीडियो में शायद बताया हो, डायबिटीज़ दो तरह की होती है। न्यूट्रिएंट्स वाली वीडियो में दो तरह की डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मिलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये मिलिटस वाली वो फेमस बीमारी है जिसमें हम इंसुलिन लेते हैं, शुगर जिसको हम कहते हैं, है ना, शुगर हो गई है फलाने इंसान को। तो बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सी बीमारी एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है डायबिटीज़ मिलिटस की। तो देखो, जब आपकी बॉडी में शुगर बढ़ जाती है ना, तो स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक मतलब ये हार्ट फेलियर, इसका खतरा बढ़ जाता है, नो डाउट ये कॉम्प्लिकेशन है। हमें क्या पता करना है, कॉम्प्लिकेशन जो नहीं है, ठीक है ना। तो वेट अ सेकेंड। तो हाँ, तो डायबिटीज़ मिलिटस से कौन सी, मतलब ये कौन सी इनमें से कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। तो स्ट्रोक तो होता है डायबिटीज़ मिलिटस से, कोई डाउट नहीं है उसमें। अगर आपकी बॉडी में शुगर बढ़ जाएगी तो हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। ब्लाइंडनेस, यस, शुगर बढ़ने से आंखें ऐसे लगता है आंखों को कोई निचोड़ रहा है, दबा रहा है, बहुत भयंकर दर्द होती है आंखों में, तो ब्लाइंडनेस होने का भी खतरा होता है। न्यूरिटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स, नसें जो होती हैं वो सूज जाती हैं, खासकर आंखों पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ता है, न्यूरिटिस होती है आंखों में। तो ये तीनों ही कॉम्प्लिकेशंस है। पीछे बचा एलोपीसिया। एलोपीसिया का डायबिटीज मिलिटस से कोई लेना देना नहीं। एलोपीसिया क्या होता है, एलोपीसिया इज द हेयर लॉस। एलोपीसिया इज द हेयर लॉस, बालों का झड़ना, ठीक है। हेयर लॉस क्यों, ड्यू टू इम्यूनिटी फैक्टर, आपकी अपने इम्यून सेल्स आपके बालों के झड़ने में रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सिंपली एलोपीसिया क्या होता है, हेयर लॉस। तो डायबिटीज मिलिटस का हेयर लॉस में, मतलब एलोपीसिया में कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैं रुकने नहीं वाला, आप मेरे क्वेश्चन नेक्स्ट आने पे ही पॉज करके ज़रूर आंसर खुद ही दे देना, मैं आगे बढ़ूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट आर विच ऑफ द फॉलोइंग फैटल कंडीशंस इज नॉट कॉमनली लिंक्ड टू टोबैको यूज। टोबैको, गुटखा, वो जो सिगरेट्स वगैरह में रहता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी फैटल, मतलब बड़ी डेंजरस कंडीशन जिससे आप मौत हो सकती है, टबैको के यूज से लिंक्ड नहीं है। मतलब टबैको का इस्तेमाल करने से इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती है, नॉट। तो ये नॉट का बड़ा ध्यान रखना होता है हमेशा क्वेश्चन में। कैंसर टोबैको से होता है, नो डाउट, बड़ा बड़ा वो टोबैको के उस पर बना होता है ना, मुंह का ऐसा फोटो सा बना होता है, टोबैको क्या कॉजेस कैंसर, तो वो सभी को पता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी होती है, हार्ट की डिजीज़ भी होती हैं, एंड योर रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी होती है। ये लंग्स वगैरह को भी टबैको बहुत ज़्यादा हार्म करता है, सिगरेट के फॉर्म में अगर आप लेते हो। लीवर डिजीज़ है जिसका टबैको से कोई लेना देना नहीं है। तो सही आंसर क्या है आपका, सी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इन द बॉडी ऑफ द होस्ट इज। ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जिसका आपको आंसर देना है समझ के क्या है ये स्टेटमेंट। बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो एक होस्ट की बॉडी में इन्वेड कर सकता है, उसकी बॉडी में अटैक कर सकता है, घुस सकता है और उसमें मल्टीप्लाई भी कर सकता है, अपना पूरा बसेरा बना सकता है, पैरासाइट की तरह काम कर सकता है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं। पैरासाइट तो यहाँ है नहीं, बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया तो ऐसा करता नहीं है, रिजर्वायर तो नहीं होता है, इट इज़ कॉजेटिव एजेंट। बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्शन करता है हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी में अपनी ढेर सारी कॉपीज बना देता है, जैसे कोरोना वायरस, उसको कहते हैं कॉजेटिव एजेंट, या इसी का दूसरा नाम है पैथोजन।
ठीक है, तो सही आंसर है इसका ए, कॉजेटिव एजेंट या कहते हैं पैथोजन जो हमें डिजीज़ करता है, ठीक है, जिससे हमें डिजीज़ होती है, कॉजेटिव कॉज, जिससे डिजीज़ कॉज हो रही है। कैसे होती है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ज़बरदस्ती और बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस इज़ वेरी कंटेजियस एंड ट्रांसमिट्स थ्रू। ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, लंग्स की इन्फेक्शन होती है ट्यूबरक्लोसिस, और अगर आपने वीडियो देखी होगी, अगर मैंने वहाँ डिस्कस किया होगा तो ज़रूर आपको याद होगा। ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ कॉज ड्यू टू, है ना, बता दो ज़रा मेरे बोलने से पहले। ट्यूबरक्लोसिस इज़ कॉज ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम। वेल, तो अब मेन क्वेश्चन पे आता है कि ट्यूबरक्लोसिस ट्रांसमिट किससे होती है, किसके ज़रिए होती है ट्रांसमिट, क्या ज़रिया होता है जिससे ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्टेड पर्सन से, एक पर्सन जिसको बीमारी है, ठीक है, इसको बीमारी है, मैं इसके ऊपर क्रॉस लगा रहा हूँ, और एक अनइन्फेक्टेड पर्सन जिसको बीमारी नहीं है, ये ठीक है, इसको टिक लगा रहा हूँ। एक इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन में किस ज़रिए से पहुँचता है? अब वो माइकोबैक्टीरियम खुद चल के तो जाएगा नहीं हर एक के तरफ, कोई ज़रिया होता है। तो वेक्टर व्हीकल, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ट्रांसपोर्टर का काम करे, जैसे ट्रक का काम करे। जैसे इसको ट्यूबरक्लोसिस है, इसके ऊपर मक्खी बैठी, मक्खी ने ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को उठाया और अनइन्फेक्टेड पर्सन में ले गई। तो वेक्टर तो होता नहीं ट्यूबरक्लोसिस के केस में। एरियल, हवा से, यस, तो इसका आंसर है एरियल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बाकी ऑप्शंस भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वाटर से भी ट्यूबरक्लोसिस नहीं फैलता, फूड से भी नहीं फैलता, मेनली हवा से फैलता है। जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम होती है, टीबी की बीमारी, तो वो खांसते हैं, छींकते हैं, जैसे कोरोना फैलता है वैसे ही ये हवा से ज़्यादा फैलता है, खांसने से, छींकने से ट्यूबरक्लोसिस फैलता है। एरियल व्हीकल, तो इसका आंसर है बी, 5th का आंसर है बी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये एनडीए 2017 में आया। मैंने, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो मैंने अब मिक्सचर ही रखा है, इजी डिफ़िकल्ट दोनों का रखा है। और आपको प्रूव करने के लिए मैंने साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल दिए 2-3 इस बार, ताकि आपको आइडिया लग जाए, प्रीवियस ईयर से ही आइडिया लग जाए। ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, आप देखो 2017 का, 2019 का भी क्वेश्चन डाला है मैंने, मतलब पिछले से पिछले साल का। तो आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा कि जस्ट रिसेंट भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो उतना, और ये नेशनल लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो इस टॉपिक का आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि मतलब किस लेवल से, कितना डिफिकल्ट लेवल से क्वेश्चन आ सकता है। अब और स्लीपिंग सिकनेस, क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस इज अ पैरासिटिक डिजीज, पैरासाइट ही करता है नो डाउट, बॉडी में कोई एक ऑर्गेनिज्म आता है, ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, इट इज कॉज्ड बाय, पैरासिटिक डिजीज है, कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है और हमें डिजीज करता है। वो ऑर्गेनिज्म कौन है, कौन वो डिजीज कॉज करता है? तो आंसर्स ऑप्शन हैं हिस्टोमोनास, ट्रिपैनोसोमा, एंजोमोना एंड योर नेग्लेरिया। तो आप आंसर खुद सोच लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, इसी का दूसरा नाम इसको करता है ट्रिपैनोसोमा, इसी का दूसरा नाम है ट्रिपैनोसोमियासिस। स्लीपिंग सिकनेस को अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं। और ये जो ट्रिपैनोसोमा है ना, इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जो आपका ट्रिपैनोसोमा है, इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करने वाला होता है सीसी फ्लाई, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, नींद आती है इसमें, बहुत पेशेंट को बुखार रहता है ऐसे, इसलिए इसका नाम ऐसा है। ट्रिपैनोसोमा बीमारी करता है, बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, या इसी बीमारी का दूसरा नाम है ट्रिपैनोसोमियासिस। और इस बीमारी का जो ऑर्गेनिज्म है ट्रिपैनोसोमा, इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करने का कौन काम करता है? सीसी फ्लाई। अब सीसी फ्लाई को हम क्या कहेंगे? वेक्टर। मैंने आपको बोला था ना, बीमारी या तो खाने के जरिए फैलेगी, फूड बॉर्न, पानी के जरिए फैलेगी, वाटर बॉर्न, हवा के जरिए फैलेगी तो एरियल बॉर्न, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जरिए फैल रही है तो वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो वो ये सीसी फ्लाई एक मक्खी सी होती है, मतलब एक इंसेक्ट सा होता है, जिसकी मदद से ये ट्रिपैनोसोमा इन अनइन्फेक्टेड पर्सन से
इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन में जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस इज, बड़ा इजी क्वेश्चन। सिफिलिस एक बीमारी है और यूजुअली आपका सिफिलिस में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अफेक्ट रहते हैं और भी पार्ट्स। तो किससे होती है, ये मेन चीज़ है। तो देखो ट्रिपोनीमा सब में ट्रिपोनीमा है, ये वाले वर्ड में कबला है। पेलियम, पिंटा, पैलिडम और ये पता नहीं क्या है, पटरन्यू जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसकी। सो क्लियर कट आंसर है इसका। जो सिफिलिस है वो ट्रिपोनीमा पैलिडियम में, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने अपनी वीडियो में इसका जिक्र किया है या नहीं किया है, बट एमसीक्यूज हम इसीलिए लाते हैं ताकि जो हमारी वीडियोस में छूट जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो सिफिलिस कौन करता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, सीधा क्लियर कट है, इसमें मुझे और कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हाँ ये मुझे बता सकते हो, आप खुद ही बता सकते हो सिफिलिस में, कमेंट सेक्शन में सिफिलिस के बारे में रिसर्च आउट कर लेना, कैसे मतलब होती है, क्या सिम्टम्स हैं इसके, ये ज़रूर बताएं। कौन करता है ये तो हमें पता चल गया, ट्रिपोनीमा पैलिडम। क्या सिम्टम्स हैं ये सारे आप एडिशनल एक नोट बना लो, यही एक पढ़ने का तरीका होता है। देखो हर चीज़ स्पून फीडिंग नहीं होती है, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि टीचर हर चीज़ बोल सकता है। दुनिया में इतनी नॉलेज है कि टीचर हर चीज़ नहीं कवर कर सकता अपने लेक्चर्स में या अपने उस चीज़ में। तो इट्स योर ड्यूटी एज वेल, जितना ड्यूटी एक टीचर का है उतना ड्यूटी एक स्टूडेंट का भी है। मतलब यू पीपल आर लाइक जस्ट लाइक फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जो भी है, जिस भी एज ग्रुप के लोग मुझे देख रहे हैं, तो इट्स योर ड्यूटी एज वेल कि साथ साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर करें, एंड दैट इज़ द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2018 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, इनमें से कौन सी डिजीज पानी के जरिए फैलती है? तो सारी डिजीज पे फोकस करेंगे। अर्थराइटिस, देखो अर्थराइटिस किसी जरिए से फैलती नहीं है, ये आपकी बॉडी के इंटरनल फैक्टर से होता है। बॉडी में अगर कोई जॉइंट वॉइंट में प्रॉब्लम आ गई, वियर एंड टीयर्स हो गए तो अर्थराइटिस हो जाती है। रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल से फैलती है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, एनिमल से फैलती है। तो और रेबीज़ में क्या सिम्टम्स रहते हैं पता होगा आपको, फीवर्स हो जाते हैं, है ना, डॉग के काटने से, कुत्ते के काटने से या फिर मंकी के काटने से रेबीज़ होने का खतरा होता है, इसलिए इंजेक्शन लगाया जाता है ना उनके काटने के तुरंत बाद। तो रेबीज़ भी नहीं आंसर है इसका। हमें वाटर बॉर्न बतानी है। ट्यूबरक्लोसिस तो जस्ट हमने डिस्कस की, बता दो मुझे ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है? हवा से फैलती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका ऑर्गेनिज्म है, हवा से फैलता है। कोई खांसेगा छींकेगा तो ट्यूबरक्लोसिस हवा से, हमने क्वेश्चन किया था। पीछे बचा आंसर जॉन्डिस होती किससे है? बेसिकली जॉन्डिस जो है वायरस से होती है, और भी बड़े रीजंस रहते हैं। जॉन्डिस में मेनली क्या होता है, आपका लीवर इन्फेक्ट होता है। आपका जो लीवर है, लीवर को इन्फेक्शन होती है और तब हो जाता है आपको जॉन्डिस। और लीवर की इन्फेक्शन से आपकी बॉडी में बेसिकली बिलिरुबिन नाम के केमिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी में येलोइश, पूरी बॉडी येलोइश होने लग जाती है, जिसको हम पीलिया कहते हैं अपनी आम भाषा में। वायरस से होती है। और ये जॉन्डिस जो है आपका इन्फेक्टेड वाटर से, कंटेमिनेटेड वाटर से फैल सकता है, या फिर सेक्शुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है। जॉन्डिस जो है सेक्शुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है, बट वाटर बॉर्न डिजीज भी है ये, पानी से भी जॉन्डिस फैलता है, गंदा पानी वगैरह पीने से पीलिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following infections can be transmitted by an infected Anopheles mosquito? इनमें से कौन सी इन्फेक्शन जो है एक एनोफ्लीस मॉस्किटो से होती है? ये मैंने अपनी वीडियो में बताया, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। ट्रिक्यूरासिस, फिलरासिस, सिस्टोसोमियासिस या मलेरिया? तो ऑप्शन है आपका मलेरिया। जो फीमेल, और एनोफ्लीस मॉस्किटो में भी कौन, मैंने बताया था, इट इज द फीमेल विच सक्स द ब्लड। मॉस्किटोज में फीमेल होती है जो खून चूसती है, मेल खून नहीं चूसता। मेल प्लांट्स में से अपनी न्यूट्रिशन लेता है, फीमेल खून चूसती है। क्यों चूसती है? अंडे देने के लिए। पता है आपको ये बात? फीमेल को हमारा खून चूसने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, हमारा खून फीमेल, मतलब ये मॉस्किटोज के लिए फीड नहीं है, हमारा खून उनको सिर्फ इसलिए चूसना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चे पैदा कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, इसलिए वो हमारा खून चूसती हैं, और फीमेल्स ही चूसती हैं, मेल्स नहीं चूसते। तो मलेरिया
फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो करता है, दैट्स इट। इन डिजीज़ का मैं जिक्र आगे के क्वेश्चंस में खुद ही कर दूंगा, ये डिजीज़ आपके लिए नहीं हो सकती हैं, मैं आगे जिक्र कर दूंगा, खुद ही आएंगी ये, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्नेल फीवर, इनमें से किसको स्नेल फीवर कहा जाता है? तो इसका आंसर है, आप सोच लीजिए, अगर किसी को पता है तो बता दीजिए। मैंने थोड़े अलग क्वेश्चंस लाने की कोशिश की है क्योंकि बच्चे हर बार बोलते हैं कि सर बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता इजी होते हैं, और इजी अगर हैं भी तो वो हमारे लिए होते हैं, आपके लिए नहीं। कोई साइंस फील्ड का है उसके लिए ज़रूर इजी होंगे, बट दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ फॉर एवरी पीपल फ्रॉम एवरी फील्ड। तो हर कोई यहाँ MBBS नहीं बैठा है, यहाँ हर कोई यहाँ पे मेडिकल फील्ड का नहीं बैठा है। तो यहाँ पे बता दीजिए स्नेल फीवर कौन करता है? ऑप्शन है फिलरेसिस, अगर आपको पता है तो मैं सीधा इसका आंसर जो है वो टिक कर रहा हूँ। इसका आंसर है सी, सिस्टोसोमियासिस। बोल रहा है कि स्नेल फीवर का दूसरा नाम क्या होता है, तो इट इज सिस्टोसोमियासिस, ठीक है। जो आपका सिस्टोसोमियासिस है ये स्नेल फीवर, मतलब इसी को स्नेल फीवर भी कहा जाता है। सिस्टोसोमियासिस बीमारी होती है जिसमें आपका लीवर, इंटेस्टाइन्स इन्फेक्ट होती हैं। बेसिकली ये जो सिस्टोसोमियासिस होता है इसमें कीड़ा, मतलब एक वॉर्म होता है, पैरासिटिक वॉर्म, जो आपकी बॉडी में स्किन के ज़रिए एंटर करता है, पानी के ज़रिए ही आता है, वाटर के ज़रिए आता है, स्किन में एंटर करता है, स्किन में एंटर करके ब्लड में जाता है और ब्लड से आपके लीवर या फिर इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन ये करता है। और सिस्टोसोमियासिस से आपको फीवर वगैरह होता है, इसलिए इसको स्नेल फीवर कहते हैं, क्योंकि वो जो कीड़ा होता है लिटिल बिट रिजेंबल्स लाइक अ स्नेल। तो सिस्टोसोमियासिस, snail fever. Then next question, which of the following infectious disease is also called elephantiasis? इनमें से कौन सी डिजीज को elephantiasis भी कहा जाता है? कौन सी डिजीज को हम elephantiasis भी बोलते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मलेरिया, ट्रिकुरियासिस और सिस्टोसोमियासिस, फिलरियासिस। मलेरिया हमने देखा, मलेरिया तो नाम ही मलेरिया, इसका दूसरा नाम नहीं है एलिफेंटियासिस। ट्रिकुरियासिस, यहाँ मैं आपको इस बीमारी के बारे में बता दूँ क्योंकि पिछले ऑप्शंस में भी ट्रिकुरियासिस के बारे में आया था। तो जो ट्रिकुरियासिस है ये भी एक वॉर्म से होती है डिजीज़, एक मतलब एक कीड़े से होती है। उस वॉर्म को कहते हैं विप वॉर्म, ठीक है। विप वॉर्म नाम का एक वॉर्म होता है जिससे ये बीमारी होती है ट्रिकुरियासिस, और ये विप वॉर्म आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है, बस दैट्स इट। इतना सा याद रखना आपके लिए काफ़ी है। तो ट्रिकुरियासिस ही कहते हैं, एलिफेंटियासिस का इससे कोई लेना देना नहीं। सिस्टोसोमियासिस को हमने पीछे ही देखा, इसको क्या कहते हैं? स्नेल फीवर डिजीज कहते हैं, स्नेल फीवर। अब पीछे बचा फिलरियासिस, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, फिलरियासिस। तो एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम है फिलरियासिस। मैंने आपको बताया भी था, एलिफेंटियासिस या फिलरियासिस करने वाला कीड़ा होता है, ये सारी वॉर्म से होती हैं। खाली पहले मलेरिया को छोड़कर ट्रिकुरियासिस, सिस्टोसोमियासिस और फिलरियासिस सारी एक वॉर्म से हो रही है। ट्रिकुरियासिस विप वॉर्म से हो रही है, सिस्टोसोमियासिस भी एक वॉर्म से हो रही है, फिलरियासिस एक वॉर्म से होती है जिसको कहते हैं विचेरिया बेनोक्राफ्टी। फिलरियासिस या एलिफेंटियासिस एक कीड़े से होती हैं जिसको हम कहते हैं विचेरिया बेनोक्राफ्टी, या विचेरिया आप याद रख लो सिंपली, ठीक है। विचेरिया, दैट्स इट। तो फिलरियासिस विचेरिया से हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिवर ब्लाइंडनेस? इनमें से किस डिजीज को रिवर ब्लाइंडनेस कहा जाता है? तो अभी आप लोग सारी डिजीजेस के बारे में डिस्कस कर चुके हो, तो अभी आप खुद ही ऑप्शन देख के इसका आंसर गेस करने की कोशिश करो। ट्रिकुरियासिस आपको पता है, नहीं कहते इसको रिवर ब्लाइंडनेस। लेशमेनियासिस को अगर आपको याद होगा तो लेशमेनियासिस को हमने पढ़ा है हमारी वीडियो में, इसको कहते हैं काला अजार। इस डिजीज को क्या कहते हैं? काला अजार, काला अजार डिजीज कहते हैं लेशमेनियासिस को। और छगास डिजीज ट्रिपैनोजोमा से होती है, ट्रिपैनोजोमा से होती है। इसको छगास, इसके बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो आंसर आता है ऑन्कोसिरसियासिस। ऑन्कोसिरसियासिस, तो ऑन्कोसिरसियासिस मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑन्कोसिरसियासिस। ऑन्कोसिरसियासिस नाम, ये डिजीज़ का नाम ही इसके ऑर्गेनिज्म पे पड़ा, क्योंकि ये जो डिजीज़ होती है ये एक ऑर्गेनिज्म है ऑन्कोसिरसिया। ऑन्कोसिरसिया ये डिजीज़ करता है ऑन्कोसिरसियासिस, और इसी को कहते हैं रिवर ब्लाइंडनेस। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं कि पेशेंट, नाम से दिख रहा है आपको ब्लाइंडनेस, आँखों में, आँख मतलब ये जो पावर होती है आँखों की, विजन कम हो जाती है, पेशेंट की ब्लाइंडनेस होने लग जाती है, उसको ऑन्कोसिरसियासिस। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। इनमें से कौन सी इन्फेक्शन ट्रिपैनोसोमा क्रूजी से होती है। अब देखो जी, यहाँ आप लोग फंस सकते हो, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। हमने एक डिजीज़ देखी जिसका नाम मैंने आपको बोला, ये नाम होता है उसका ट्रिपैनोसोमियासिस ही उसका नाम होता है उस डिजीज़ का। और वो डिजीज़ कौन सी थी, वो डिजीज़ थी हमारी, उस डिजीज़ को कहते थे स्लीपिंग सिकनेस। हाँ, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस को। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमियासिस को कहते हैं, और ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये ट्रिपैनोसोमा से होती है, इसलिए इसको ट्रिपैनोसोमियासिस कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो ट्रिपैनोसोमा होता है, उस ट्रिपैनोसोमा का पूरा नाम होता है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। ब्रूसली नहीं, ब्रूसी। ठीक है, यहाँ ब्रूसली नहीं है, ब्रूसी है। तो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी जो बीमारी करता है उसको ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं, या फिर लेमन लैंग्वेज मतलब कॉमनली इसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और स्लीपिंग सिकनेस को कौन ट्रांसमिट करता है, मतलब ये ट्रिपैनोसोमा को कौन ट्रांसमिट करता है, सीसी फ्लाई। याद कीजिए, चीज़ें याद करने वाली है, कॉम्प्लेक्स लगेंगी थोड़ी सी, बट इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, और इजी भी होता है। आप जस्ट ऑड वन आउट वाला ऑप्शंस, जब आप मतलब ये कुछ लिमिटेड डिजीज़ हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार ऑड वन आउट वाला ऑप्शन करेंगे, जब आपको 2-4 ऑप्शंस पता होंगे, तो अल्टीमेटली आंसर आपका खुद ही निकल के आ जाएगा। तो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी छगास डिजीज़ करता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। छगास डिजीज़ जो होती है, देखो पिछले ऑप्शन में भी आता है ना, छगास डिजीज़ ट्रिपैनोसोमा करता है। अब देखो ट्रिपैनोसोमियासिस भी ट्रिपैनोसोमा कर रहा है, मतलब स्लीपिंग सिकनेस भी ट्रिपैनोसोमा कर रहा है, और छगास डिजीज़ भी ट्रिपैनोसोमा कर रहा है। लेकिन ये ऐसा है कि इट्स बी लाइक, जैसे हम इंसान है ना, हम इंडियन हैं, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स हैं, उनमें और हम में थोड़ा फ़र्क है ना। ऑल्दो वी बोथ आर ह्यूमंस, बट वी पीपल आर इंडियंस, हम में थोड़े फीचर्स, मॉर्फोलॉजी सब अलग है, उनमें अलग है। तो वैसे ही ट्रिपैनोसोमा की भी फॉर्म्स होती हैं। एक ट्रिपैनोसोमा की फॉर्म है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, जो करता है स्लीपिंग सिकनेस, और स्लीपिंग सिकनेस को ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं। छगास डिजीज़ को छगास डिजीज़ ही कहते हैं, इसको ट्रिपैनोसोमियासिस नहीं कहते। इसको करता लेकिन ट्रिपैनोसोमा है, लेकिन ट्रिपैनोसोमा की कौन सी फॉर्म करती है इसको, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो और इसी छगास डिजीज़ को अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहा जाता है। तो ये आपको चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों को लॉजिकली नहीं समझाया जा सकता, दे नीड टू बी केप्ट इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस वाया द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। चलो जी, सीसी फ्लाई बार बार आ गई है, अब खुद ही बता दो, इसका आंसर आपको आना चाहिए। जस्ट पीछे हमने डिस्कस किया, सीसी फ्लाई की काटने से कौन सी इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसका आंसर है सी, ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस जो है वो, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। छगास और स्लीपिंग सिकनेस में आप कंफ्यूज तो नहीं करोगे ना, तो ये याद रखना। तो स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमियासिस जो है वो सीसी फ्लाई के काटने से होती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ दीज डिजीजेस डज नॉट ट्रांसमिट बाय कॉन्टैक्ट। इनमें से कौन सी डिजीज कॉन्टैक्ट से नहीं होती, टच से नहीं होती। कोई आपको जैसे छुएगा तो छूने से ये डिजीज नहीं फैलती। डायबिटीज, गोनोरिया, स्केबीज, लेप्रोसिस में ऑप्शंस हैं। लेप्रोसी, देखो लेप्रोसी में क्या होता है कि नर्व्स में इन्फेक्शन हो जाती है, स्किन की इन्फेक्शन होती है, ऐसे दाग सा बन जाता है। ज़रूर इसकी लेप्रोसी की पिक्चर देखना, बड़ी अजीब सी फोटो मतलब दिखेंगी आपको, बड़ी ऐसे कंटेजियस डिजीज़ है, नो डाउट ये फैलती है। जिसको ये लेप्रोसी हो
उसके मतलब स्किन की बीमारी होती है, अजीब सी स्किन अजीब सी हो जाती है, सर्दी टाइप से, तो जिसको लेप्रोसी हो तो उसके आसपास ना जाएं, क्योंकि उससे आप में ट्रांसमिट हो सकती है टच करने से। स्केबीज़ भी वैसी बीमारी है। स्केबीज़ में पेशेंट को इचिंग होती है, खारिश वारिश लगी रहती है, ठीक है। और स्केबीज़ ना वो छोटे छोटे माइट्स जैसे होते हैं उनसे हो जाती है, और इसीलिए स्केबीज़ वालों का टॉवल मतलब कंघी इनकी ये सब यूज़ ना करें ताकि स्केबीज़ आपको ना फैल जाए। क्यूरेबल है, ट्रीट की जा सकती है बीमारियाँ। घुनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होती है। आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल या फीमेल के ऑर्गन्स होते हैं जो पेनिस या वेजाइना, उनमें जो है बैक्टीरिया से ये घोनोरिया इन्फेक्शन हो जाती है। और घोनोरिया करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, मैंने बताया भी था अपनी वीडियो में, उसको कहते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम घोनोरी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, स्पेलिंग देख लेना आप, कॉर्नी बैक्टीरियम घोनोरी। तो इससे घोनोरिया होता है, लेकिन अगेन ये जो बीमारी है ये भी कांटेक्ट से हो जाएगा। जैसे आप किसी से सेक्सुअल कांटेक्ट करोगे तो ये घुनोरिया भी आपको फैल सकता है, और ये भी ट्रीट की जा सकती है। लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ फ्यूचर में। डायबिटीज़ ऐसी है जो आपको है तो आप ही को रहेगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बेसिकली नॉट ट्रांसमिटेड। जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो किसी भी तरीके से, यहाँ पे बाय कांटेक्ट बोला है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट तो करना ही है। तो डायबिटीज़ कांटेक्ट से नहीं होती है ना, डायबिटीज़ है ही नॉन कम्युनिकेबल है, ट्रांसमिट ही नहीं होती, बात ही खत्म। तो देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, बस उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन? इनमें से कौन सी चीज़ें हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, इनमें से कौन सी चीज़ें जो है एसोसिएटेड नहीं है हाई बीपी से, ठीक है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बीपी तो होना ही होना है, बीपी तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो ये तो है नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें नॉट पे फोकस करना है ना कि कौन सा इनमें से हाई बीपी के साथ लिंक्ड नहीं है। तो ये तो लिंक्ड है, तो ये ऑप्शन क्रॉस। हाई बॉडी मास इंडेक्स, जब आपका वेट बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हो आप, तो मोटापा अल्टीमेटली हाई बीपी तो होगा ही, ये ऑप्शन बी क्रॉस। लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते हो, बड़े ढीले वो सुस्त हो आप लोग, तो एक्सरसाइज नहीं करते हो, चलते फिरते नहीं हो, तो नो डाउट हाई बीपी होगा ही। अल्टीमेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि हाई अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स इन द डाइट, अगर आप अच्छे खासी सब्जियां वगैरह खा रहे हो तो उससे बीपी बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बड़ा सिंपल सा आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ ऑफ विमेन ग्लोबली? इनमें से कौन सा सबसे मेजर कॉज रहता है वीमेन की डेथ का ग्लोबली? वीमेन की ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वीमेन की डेथ इनमें से कौन सी चीज़ से ज़्यादा होती है? तो ये सब कैंसर्स हैं, स्टोमक का, पेट में कैंसर हो, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर। तो फीमेल्स ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर से मरती हैं वर्ल्ड वाइड। तो फीमेल्स ज़रूर अपनी सेक्शुअल हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज योर सेक्शुअल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। आज की डेट में तो इंटरनेट सोर्सेज हैं, यू शुड बी अवेयर कि नॉट इवन फीमेल्स, मेल्स भी, सभी को अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ है तो सब कुछ है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग, एमपी मध्य प्रदेश के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? देखो इसलिए मैंने बोला है ना कि मैंने अपनी वीडियो में आपको क्या बोला, आपको बस डिजीज का नाम कौन करता है ये दिमाग में होना चाहिए। प्रोटोजोआ कर रहा है ये वगैरह, तो क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, है ना। ये जो मैंने क्वेश्चंस पीछे दिखाए आपको, मैंने कंपोज किए थे कुछ तो मतलब डिफिकल्ट लगे होंगे तो दैट इज डिफरेंट। वो आप ही बोलते हो कि डिफिकल्ट चाहिए तो इसलिए डिफिकल्ट है, अदरवाइज इस टॉपिक से क्वेश्चन का लेवल यही है। देखो आप खुद ही देखो, 2017 में आया, एनडीए के भी आपने पीछे क्वेश्चन देखे, बहुत ईजी थे वो। तो यही इस तरह के फॉर्मेट रहता है इन क्वेश्चंस का। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये डिजीज प्रोटोजोआ कर रहा है, कौन कर रहा है। मैंने आपको कैटेगरी बनाई है ना अपनी वीडियो में, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज की कैटेगरीज बना दी फेमस, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज की कैटेगरी, हेलमिन से होने वाली डिजीज की कैटेगरी, वायरस से होने वाली डिजीज की कैटेगरी, एटसेट्रा, फंजाई से होने वाली, है ना। तो बस वही याद कर लोगे, इसलिए मैंने बोला वो इनफ है। मतलब मैं नहीं बोलता कि सफिशेंट है, बट हाँ ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है वो। तो बिकॉज वी डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क,
to make these videos. We do a lot of research workout. तो इनमें से कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ से होती है? तो देखो, कॉलरा किससे होती है? विब्रियो कॉलरी। कॉलरा किससे होती है? विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। तो ये ऑप्शन तो क्रॉस। डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो गाइस आई गेस मैंने ना कुछ गलती कर दी है, मैंने कॉर्नी बैक्टीरियम शायद किसी और का भी बोला है और वो शायद गलत बोल दिया मैंने, तो पार्डन मी फॉर दैट। कभी कभी हो जाता है। सो लेट्स मूव। डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये सब बैक्टीरियाज हैं। हाँ, ये बैक्टीरिया हैं। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये भी बैक्टीरिया है। और पीछे बचा मलेरिया। मलेरिया कौन करता है? मलेरिया करता है आपका प्लाज्मोडियम। इसको फैलाता कौन है? मॉस्किटो, लेकिन करता कौन है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक क्या है? प्रोटोजोआ। तो देखो जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following is one of the most significant risk factors of cancer in general? इनमें से कौन सा कैंसर का सबसे बड़ा फैक्टर रहता है जिससे कैंसर होने का ज़्यादा चांस है? हीरोइन, अल्कोहल, एपोइड, ये आपको पता है, ये सब नशा है। हीरोइन, चिट्टा जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, अल्कोहल, दारू, ये सब पता है आपको। तो ये इन सब से कैंसर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वेरी लेस। सबसे मेन चांस है टोबैको। टोबैको कॉजेज कैंसर, सब सुनते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी करेक्ट। तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन 2019 का रिसेंट क्वेश्चन है और कहाँ आया हुआ है? आईएएस के, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, आपको पता है आईएएस में ऐसे ही आते हैं स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है इस तरह के, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये देखना है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। यस, जैसे HIV सेक्स करने से फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वैसे हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। देखो हेपेटाइटिस जो है ना, हेपेटाइटिस के बड़े सारे वायरस के टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, उनमें से A, B, C बड़े फेमस रहते हैं। A जो होता है, A आपका ओरोफिकल रूट से फैलता है, मतलब ये पॉटी वगैरह या फिर कंटेमिनेटेड फूड खाने से। B जो है आपका स्पेसिफिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। A भी आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, बट मतलब इन शॉर्ट B जो है HIV की तरह फैलता है, मच लाइक, इसलिए बोला ना मच लाइक, यूपीएससी है ये। तो यस, ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। हमें कौन सी स्टेटमेंट चूज करनी है? विच इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV। बोल रहे हैं कि ग्लोबली जो है वो लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं देन HIV से। नो डाउट हेपेटाइटिस बी और सी से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। हेपेटाइटिस से मैंने आपको बताया था जॉन्डिस वायरस से होता है ना, तो हेपेटाइटिस से जॉन्डिस हो जाता है। लीवर हेपेटाइटिस आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है बेसिकली, हेपेटाइटिस का वायरस आपके लीवर को, जिससे जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस बड़े लोगों को होता है, HIV इतना नहीं होता है। HIV आई गेस ग्लोबली 35 मिलियन लोगों को हुआ है, ऐसा ही कुछ नंबर है, नंबर वेरी कर सकता है, बट अराउंड इतना ही है। Some of those infected with hepatitis B and C virus do not show the symptoms for many years. Yes, ये भी सही है। B और C हेपेटाइटिस, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, C वाली, और B भी सही है, D भी सही है। D में क्या बोल रहे हैं कि जो लोग, जिन लोगों को हेपेटाइटिस B और C का वायरस ने इन्फेक्शन किया होता है तो उनमें सिम्टम्स ही नहीं दिखते काफ़ी सालों तक। और मैं दोस्तों आपको बताऊँ, ये HIV के साथ भी ऐसा ही है। HIV का इसलिए प्रॉब्लम है होता है, जैसे अगर किसी को पता है कि उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है किसी के साथ और अनप्रोटेक्टेड किया है, तो ये बताना मेरे लिए यहाँ ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, बट दीज थिंग्स शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ। इनसे हमें शर्माना नहीं चाहिए, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई करता है अगर किसी के साथ, और वो भी अनप्रोटेक्टेड, और मतलब अननोन पार्टनर के साथ, जिसका आपको हिस्ट्री नहीं पता कि उसने पहले किसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या नहीं किया है, तो वहाँ एक रिस्क तो रहता है HIV इन्फेक्शंस का और भी दूसरी डिजीज़ का, स्पेसिफिकली HIV भी।
तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मतलब लाइक यू इफ़ यू हैव सच अ डाउट कि आपको है या नहीं, यू शुड ऑलवेज गो फॉर द टेस्ट ऑफ HIV। ये मत सोचिए कि अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं HIV अगर पॉजिटिव आए, नो डाउट इस डिजीज़ का क्योर तो अभी नहीं है, आने वाले सालों में होगा। बट हाँ, ये डिजीज़ अगर पहले ही आपको डायग्नोज हो जाए ना HIV, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप उतनी ज़िंदगी जी सकते हो जितनी एक नॉर्मल इंसान जीता है। थोड़े 1-2 साल कम होंगे, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट जैसे इट्स बी लाइक जैसे डायबिटीज़ होती है, किसी को दवाई खाते रहे हो तो डायबिटीज़ ठीक रहती है, वैसे HIV अगर पहले ही पता चल जाए इन्फेक्शन का, आप पहले ही टेस्ट करवा लो, पहले ही पता चल जाए, खुदा ना करे किसी को ऐसा हो, बट अगर पहले ही पता चल जाए तो आपको ये डिजीज़ मतलब होगी भी तो आप दवाई खा के डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़िंदा रह सकते हो थ्रू आउट लाइफ। लेकिन अगर आपने शर्माया और आपने शर्म की और आपको पता भी था कि आपको चांसेस हैं इस चीज़ के, आपने तब भी टेस्ट नहीं करवाया और अल्टीमेटली देर हो जाती है फिर बाद में, और फिर उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, फिर नोबडी कैन सेव यू। बट हाँ, पहले ही डायग्नोज कर लोगे तो इसलिए शर्माना नहीं चाहिए हमें ऑलवेज वी शुड गेट आवर सेल्फ टेस्टेड। टेस्ट करवाने में कोई डर नहीं होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी काफ़ी लोगों को रहता है देन HIV, और हाँ HIV में भी सिम्टम्स नहीं आते ना, इसलिए HIV का पता नहीं चलता, इसलिए इसका टेस्ट से ही इसका पता चलता है। तो ये C-D भी करेक्ट है, A भी करेक्ट है, पीछे बची B इनकरेक्ट है, मतलब मैंने पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ, बट ऑप्शन हमारा B ही आएगा। ऑप्शन इज B। हेपेटाइटिस B अनलाइक हेपेटाइटिस C डज नॉट हैव अ वैक्सीन। हेपेटाइटिस जो है वो B का हेपेटाइटिस C का और हेपेटाइटिस B का बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हेपेटाइटिस B अनलाइक हेपेटाइटिस C डज नॉट हैव वैक्सीन। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन नहीं है जबकि C की है, तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसी के साथ B ऑप्शन इसका करेक्ट है, और हमारे यहाँ पे 20 MCQs दोस्तों कंप्लीट होते हैं। एंड अगर कोई डाउट, आई होप, मुझे पता है मेरे एक जगह पे मिस्टेक की है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बाकी अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिखें, मैं आंसर करता हूँ वहाँ पे, आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस।